नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान करने वाली घटना आई सामने। जमीनी विवाद में जबरन रोड बनाने का विरोध करना महिलाओं को पड़ा भारी। दबंगों ने हाईवे से मुरूम डालकर मारने की कोशिश की। ग्रामीणों ने बचाई जान। शाहजहांपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर डाली डकैती। 1.5 लाख से ज्यादा नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। पड़ोस के खाली मकान के अंदर घुसे थे बदमाश। बदायूं में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने युवक को बेल्टों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में चली गोलियां। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। अंबेडकर नगर में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने मचाया उत्पात। पेट्रोल पंप संचालक ने लूटपाट का लगाया आरोप। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद। बंधक बनाकर युवक को कार से बेरहमी से पीटा। आपको बता दें, बदमाशों ने खुद मारपीट का वीडियो भी बनाया। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। पंजाब के मोगा में सिंघवाला पावर हाउस में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही। बहराइच में तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ यह हादसा। गोताखोरों ने दोनों के शवों को निकाला बाहर। रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, 2 लोग हुए जख्मी। रायबरेली में अज्ञात लोगों ने युवक को बंधक बनाकर नहर में फेंका और शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने नहर से निकाला बाहर। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। बुलंदशहर के खुर्जा में नहर में नहाने गए 2 दोस्त डूब गए। हादसे में एक की मौत, दूसरे की तलाश लगातार जारी। यूपी एसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। आगरा से 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 20 किलो चरस बरामद। 1 करोड़ की बताई जा रही है चरस की कीमत। और संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी कल से शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को केंद्रीय बजट भी पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो कि सुबह 11 बजे होगी। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आम चुनाव के नतीजों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच नीट यूजी परीक्षा विवाद समेत कई मुद्दों पर टकराव हुआ। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है। संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार कुल 6 नए बिल लाने जा रही है। केंद्र सरकार मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक सहित कुल 6 नए विधेयक पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात हरियाणा की सियासत की। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें, ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की यहां रेड की है। क्या कुछ मिला है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। ईडी के निशाने पर हरियाणा कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के एक विधायक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। एक पर एक्शन के बाद जांच चल रही है। अवैध खनन के मामले में ईडी ने इनेलो नेता दिलबाग सिंह और सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार से जुड़ा था। इस मामले में ईडी के सामने सुरेंद्र पवार पेश हुए थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ईडी को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जनवरी में हुई रेड में मिले थे। सुरेंद्र पवार के जवाब से जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं कोर्ट ने सुरेंद्र पवार को 9 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। कांग्रेस के एक और विधायक रावा दान सिंह की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 17 जुलाई को ईडी ने उनके और उनसे जुड़ी संस्थानों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह मामला 1392 करोड़ के बैंक कर्ज में धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। वो 7 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिन पर रिपब्लिक भारत की दिन भर नजर रहने वाली है। 7 बड़ी खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बड़ी खबर है कि अब तक 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो वही दूसरी बड़ी खबर यह है कि कितने भारतीय फंसे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में भारतीयों को लाने का सिलसिला बना हुआ है। उधर आतंक पर करो प्रहार, यह भी आपको बताएंगे कि आखिरकार आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है। वहीं इजरायली एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें ओली की अग्नि परीक्षा होने वाली है और साथ ही आपको बताएंगे जुलाई में जल प्रलय से कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि आखिरकार नाम पर सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक फैसला, उसके बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी इस फैसले को लेकर लगातार सियासी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से यमन पर लगातार हमले का सिलसिला बना हुआ है। वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जो कुछ दिनों पहले तक दिख रही थी। युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमन में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, यमन में इजराइल लगातार हूती के ठिकानों पर धमाके कर रहा है। आईडीएफ के हमलों के बाद तेज धमाके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यमन में हूती के जहां भी ठिकाने वहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 80 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यमन पर आईडीएफ ने यह बड़ा हमला किया है। जानकारी यह मिल रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस पूरे हमले में जख्मी हुए। एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने, यमन में हूती के ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। F-35 लड़ाकू विमानों से यमन पर हमला किया गया है। 3 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। एयर स्ट्राइक में यमन को पहुंचा है भारी नुकसान। तो इजराइल का बड़ा हमला यमन पर हूती ठिकानों पर यह स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने F-35 लड़ाकू विमानों से यह जोरदार हमला किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना जोरदार यह हमला, F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। हूती के जहां भी ठिकाने हैं वहां पर यह अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से। 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और यह बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। एयर स्ट्राइक में यमन को पहुंचा है भारी नुकसान। अब ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि अब हूती के ठिकानों को निशाना बना रही है आईडीएफ। इजराइल ने बम दागे हैं, एक के बाद एक उन ठिकानों पर बम से हमला किया गया है, स्ट्राइक की गई है जहां जहां हूती विद्रोही मौजूद हैं उनके ठिकाने हैं। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया है इस एयर स्ट्राइक में। यमन पर हमला हुआ है। नेतन्याहू ने इस हमले को बाकायदा अपनी आंखों से मॉनिटर किया। जब यह हमला किया जा रहा था आईडीएफ की तरफ से, नेतन्याहू वॉर रूम में मौजूद थे। नेतन्याहू वॉर रूम में बैठकर इस पूरे हमले को मॉनिटर कर रहे थे, इस पूरे स्ट्राइक को देख रहे थे नेतन्याहू। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी पूरी टीम के साथ वॉर रूम में मौजूद हैं। और आपको बता दें इस बीच ये नेतन्याहू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो वॉर रूम में मौजूद थे, क्योंकि नेतन्याहू पूरी एयर स्ट्राइक को मॉनिटर कर रहे थे और किस तरीके से वो अपनी टीम के साथ एक एक जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हमला हुआ है यमन पर और बड़ा नुकसान हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इस हमले के बाद यमन को पहुंचा है। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भारत की सियासत की। उत्तर प्रदेश का बवाल अब उत्तराखंड से होते हुए मध्य प्रदेश, बिहार तक भी पहुंच गया है। दोनों ही राज्यों में नाम की गूंज सुनाई दे रही है। यहां भी मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश ने जो फैसला लिया है वैसा ही फैसला लागू हो। अब क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में दुकान के नाम पर मचा घमासान धर्म युद्ध में बदल गया, जिसमें कूदे राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने शब्दबाण का प्रहार शुरू कर दिया। मगर इस आपसी वार पलटवार से शुरू हुई इस तकरार ने सालों से छिपाए जा रखे सच को भी साफ कर दिया। तभी तो सवाल उठा कि आखिर नाम की चोरी के पीछे किसकी मजबूरी थी। चाहे ये व्यापारिक मजबूरी रखी हो या धर्म के लिए जरूरी, योगी सरकार के फैसले ने हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वालों के धंधे को मंदा कर दिया, या कहें हिंदू नाम की ओट पर बड़ी चोट की है। जो ट्वीट किया है आज कि हिंदू बन जाने में क्या समस्या है, इसको जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, बस उसी से जुड़ा हुआ है। दर्शक सब होशियार हैं, दर्शक सब समझते हैं और दर्शक को समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब समझते हैं। कानून किसने बनाया था?
ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना, और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले के बाद सुल की सियासी आग से उठा धुआं माया नगरी तक जा पहुंचा और एक्टर सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हर दुकान पर केवल एक नेम